हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी है और आपका संपूर्ण ज्ञान केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग जीव विज्ञान के पाचन तंत्र तक कर लिया था। आज विटामिन एवं पोषण करने जा रहे हैं, यानी लेक्चर 8। हम लोग घटना चक्र बुक का विटामिन एवं पोषण यानी कि लेक्चर 8 अब करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले घटना चक्र के चैप्टर नहीं पढ़े हैं बायोलॉजी के, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के हैं? तो 7 प्रकार के हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक अम्ल है, जल, खनिज लवण और विटामिन है। ठीक है। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन पेय से प्राप्त करते हैं। कुछ विटामिन डी शरीर में भी बन सकता है, यानी कि जो विटामिन डी है वो शरीर में भी बनता है। कार्बोहाइड्रेट एवं इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है और शेष कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि जल व खनिज अकार्बनिक है। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन जो है वो कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है उससे मुख्यतः हमें ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण में हेल्प करता है। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। जो विटामिन है वो जल और खनिज लवण के उपापचय के क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, यानी कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 यौगिक होते हैं के अणु होते हैं। इससे मिलकर यौगिक बनता है। पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानव शरीर के लिए लगभग 13 प्रकार के विटामिन बहुत ही आवश्यक है, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला जल में घुलनशील है, विटामिन बी और जो सी है वो जल में घुलनशील है, और जो विटामिन ए, डी, ई, के है वो वसा में घुलनशील है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो फ्रेडरिक गोवलैंड हॉपिंग्स थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। लैक्टोज एक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। यह गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, यानी लैक्टोज जो है ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमुख विटामिन स्रोत व उनकी कमी से होने वाला रोग पढ़ेंगे। ठीक है। पहला पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए में क्या है? विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग क्या हो गया? विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल, और इसके कमी से उत्पन्न रोग होता है रोतौंधी होता है, जीरोफ्थैल्मिया होता है, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है। इसका प्रमुख स्रोत है गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी होता है और वृद्धि का रुकना होता है। इसका प्रमुख स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन और दूध। विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या हो गया? थायमिन हो गया। और ए का रासायनिक नेम क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। और B2 का रासायनिक नेम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन हो गया। और इसके कमी से उत्पन्न रोग हो गया किलोसिस।
इसका प्रमुख स्रोत है पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो गया? नियासिन या निकोटीनिक अम्ल हो गया। इससे जो रोग होता है, इसके कमी से रोग होता है वो है पेलाग्रा। इसका प्रमुख स्रोत है यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध और फलियां। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या हो गया? पैंटोथेनिक अम्ल हो गया। इससे रोग होने वाला है चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफ़ेद। इसका स्रोत है अंडा, दूध, मांस, मूंगफली। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो गया? पायरिडॉक्सिन हो गया। इससे रोग कौन सा होता है? तो रक्त, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। रक्तक्षीणता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका प्रमुख स्रोत है दूध, यीस्ट, अनाज और मांस। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो गया। इसके कमी से रोग होता है चर्म रोग और बालों का झड़ना। इसका प्रमुख स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम फोलिक अम्ल हो गया और इसकी कमी से होने वाला रोग रक्तक्षीणता, कुंठित वृद्धि। इसका स्रोत हरी सब्जी, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इसके कमी से रोग घातक रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। स्रोत हो गया मांस, मछली, अंडा, दूध, दुग्ध उत्पाद, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट। विटामिन C का रासायनिक नेम हो गया स्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग हो गया स्कर्वी रोग और प्रमुख स्रोत हो गया आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर और सब्जियां। आंवला इम्पॉर्टेंट है, नींबू इम्पॉर्टेंट है। विटामिन D का रासायनिक नेम हो गया कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेसिया। स्रोत है मक्खन, मछली का तेल, अंडा और सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। विटामिन E का रासायनिक नेम क्या हो गया? टोकोफेरॉल और इसका कमी से रोग हो गया जनन क्षमता की कमी, जननांग और पेशियां कमजोर। इसका प्रमुख स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। विटामिन K का रासायनिक नेम हो गया नैप्थोक्विनोन। चोट पर रक्त के थक्का ना जमना, इसके कमी से होने वाला रोग है और स्रोत हो गया हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया। कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध जो होता है सफ़ेद रंग होता है। कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध वाइट कलर का होता है। गाय का दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध प्रोटीन को कौन पचाता है? रेनिन। और दूध का वाइट कलर किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। यानी कि जो रेनिन है ये दूध को दही के रूप में जमाने में भी हेल्प करता है। शिशुओं में जठररस में यह पाचक एंजाइम होता है किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। ठीक है, ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं द्वारा होता है। किन जीवाणुओं द्वारा? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इनके आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी मीन्स प्रोटीन में थोड़ा बहुत गंधक, फास्फोरस भी उपस्थित होता है। प्रोटीन जो है ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाई है, यानी कि यह एकलक इकाई होती है। जो प्रोटीन की एकलक इकाई कौन होता है? तो अमीनो अम्ल, यानी कि उसका मोनोमर्स क्या होता है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल, यानी कि आप समझ रहे होंगे मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है। मोनोमर वो होता है जो एक छोटा और एकल अणु होता है, मीन्स मोनोमर एक छोटा और एकल अणु होता है, जबकि पॉलीमर
बहुत सारे या एक से अधिक मोनोमर से मिलकर बना होता है तो उसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। प्रकृति में अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में सामान्यतः 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो कि 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त किए जा सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनिवार्य यानी कि जो निवार्य नहीं होता है वो अमीनो अम्ल कहलाता है, नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाता है। शेष 10 जो होता है वो अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ठीक है। शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव भोजन से प्राप्त करता है, इसलिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाता है। यानी कि जो 10 है वो बॉडी से प्राप्त होता है, खुद बॉडी बनाता है, जो कि नॉन एसेंशियल होता है नॉन एसेंशियल होता है जो कि मतलब उसको खाने में लेने की ज़रूरत नहीं है, भोजन के थ्रू नहीं होता, खुद बॉडी में सिंथेसिस होता है। लेकिन जो अलग से 10 अमीनो अम्ल होता है वो अनिवार्य होता है, हमें भोजन में उससे लेना होता है। हिस्टोडीन, आइसोसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलैनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन तथा थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है जो अनिवार्य नहीं हैं, ग्लाइसिन, सेरिन, टाइरोसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरेजिन तथा सिस्टीन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। बहुत ही अजीब टाइप हिंदी है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। अल्फा जो केराटिन होता है ना वो बाल, नाखून, खुर, त्वचा, सींग में उपस्थित होता है। यह जो कि काटे जाने पे उससे दर्द नहीं होता, ये एक मृत कोशिका होता है। ये केराटिन का एक प्रकार है। टाइरोसिन अमीलो ये इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाया जाता है। दूध के अकेले पूर्ण आहार नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन कम मात्रा में होता है। हालांकि शिशु के शुरुआती महीनों में माँ का दूध जो होता है वो पर्याप्त आहार माना जाता है। सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा लगभग 45 to 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता होती है गर्भवती महिला की? 65 टू जो दूध पिलाती है उसे 65 to 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और जो नहीं पिलाती है उन्हें 45 to 46 ग्राम की ज़रूरत होती है। मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक है। ठीक है। ग्लूकोज मीन्स कि स्टार्च का एकलक कौन हो गया? ग्लूकोज हो गया। मोनोमर, स्टार्च का मोनोमर ग्लूकोज हो गया और ग्लूकोज का पॉलीमर क्या हो गया? स्टार्च हो गया या सेलुलोज हो गया। ओके। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेप्टिन के रूप में उपस्थित होता है। पालक के पत्तों में प्रचुर मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम प्रोटीन का घटक है। शरीर में लौह की कमी हो जाने से अरक्तता हो जाता है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वशीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेइक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वशीय अम्ल है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या इसी को तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वशीय अम्ल है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोक सकता है।
बोल रहा है कि हमारे बॉडी में कौन सा वश्य अम्ल इम्पॉर्टेंट है, तो लिनोलेइक अम्ल या तथा अल्फा लिनोलेइक अम्ल इम्पॉर्टेंट है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल को अलसी या तीसी में पाया जाता है और इसे एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल भी कहा जाता है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणु के मध्य दोहरे बंध होते हैं। किसमें दोहरे बंध होते हैं, तो हमारा असंतृप्त वसा में दोहरे बंध होते हैं, जबकि संतृप्त वसा में दोहरे बंध नहीं होते हैं, एकल बंध होते हैं। असंतृप्त वसा को ट्रांस वसा भी कहते हैं। ठीक है। बहुसंतृप्त वसा अम्ल यानी कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुअसंतृप्त यानी कि संतृप्त असंतृप्त क्या होता है, जो असंतृप्त होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है। लेकिन जो संतृप्त वसा अम्ल होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसलिए हमें असंतृप्त वसा अम्ल का यूज करना चाहिए खाने में। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ठीक है। सूरजमुखी एक प्रकार का एक आवृत बीजी पौधा है, जो कि असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता इसमें सूरजमुखी में असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। इसलिए हम लोग को सूरजमुखी असंतृप्त वसा अम्ल का यूज करना चाहिए, यानी कि सूरजमुखी का तेल का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। असंतृप्त मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा को भी असंतृप्त वसा ही इसे असंतृप्त वसा ही कहते हैं। ट्रांस वसा को भी का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। नहीं, ट्रांस वसा संतृप्त वसा हो गया। ट्रांस वसा संतृप्त वसा हो गया, ट्रांस वसा संतृप्त वसा हो गया, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल, हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होता है, यानी कि संतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा होता है। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारे शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाएंगे, उसके थ्रू जो थोड़ा बहुत है वो एक आध टॉपिक छूटा है, वो टॉपिक एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे। विटामिन एवं पोषण का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। अब विटामिन एवं पोषण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो पनीर होगा, क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है और प्रोटीन ही नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ओल्ड हो चुका है, अब वो नहीं पूछने का चांस है, वो हम नहीं करवाए हैं। फंक ने किसका आविष्कार किया, विटामिन का। वह पोलिश वैज्ञानिक कैसिमीर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, ए मैकुलन, ये
विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था, सही है। विटामिन बी का खोज भी मैकुलन ने किया था, ये भी सही है। विटामिन सी का भी जेम्स लिंड ने खोज किया था, लिंड ने खोज किया था, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, यानी कि डी होगा आंसर। ठीक है। विटामिन क्या होता है? तो एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं की अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं। मानव शरीर 13 प्रकार के विटामिन आवश्यक है। एक जल में घुलनशील हो गया जो कि BC होता है, और वसा में घुलनशील होता है जो कि A, D, E और K होता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। नीचे दिए गए कथन निम्न को एक को कथन तथा दूसरे के कारण आर दिया गया है। कथन ए क्या है? अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कथन बी क्या है? मानव अंग अनिवार्य सूक्ष्म पोषक का ही संश्लेषण करते हैं। ये गलत है। ठीक है। जबकि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता, ये सही है, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये हो गया, सॉरी नहीं, ये नहीं हुआ है। मानव शरीर में अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेते हैं, ये हो गया है। दोबारा वही क्वेश्चन पूछा है PYQ में। यकृत में भंडारित होता है कौन कौन? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि यकृत में जो भंडारित होता है वो A, D, E, K और B12 होता है। हमारे मानव शरीर के यकृत में वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K और विटामिन B12 होता है, घुलनशील होता है। विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, ये सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, हाँ ये भी सही है, जैसे कि डी। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। कौन कौन विटामिन शरीर में जमा होते हैं? A, D, E, K और B12। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, गलत है, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो B और C होता है। देखो, विटामिन B और C जल में विलय होता है, जबकि विटामिन A, D, E, K वसा में विलय होता है। निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुला है? तो A, D, E, K होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? A, K, D, ये कोई भी नहीं, क्योंकि A, D, E, K जो है वो पानी में नहीं वसा में घुलनशील होता है। ये देखो, जल में घुलनशील विटामिन BC हो गया और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K हो गया। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन B और विटामिन C। जल में घुलनशील विटामिन, सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम है। जल में घुलनशील B कॉम्प्लेक्स यानी B12, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C आया। वसा में A, D, E, K। निम्नलिखित में कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाता है? पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है, आयोडीन है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन कौन सी है? तो वे है तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। जीवधारी में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्व की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। एक सामान्य 70 kg व्यक्ति में पाए जाने वाले तत्वों पर विचार कीजिए और इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो पहले तांबा पाया जाता है, फिर लोहा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं।
तो केवल पोटेशियम का स्रोत है सेब हमारा। यही चीज़ लिखा हुआ है कि सेब जो है पोटेशियम का स्रोत है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। मानव तंत्र में मीन्स कि एक बार हम वो पढ़ा दिए, वो करवाएं, फिर वही क्वेश्चन दोबारा कोई पीवाईक्यू में दोबारा पूछा गया तो वो करवाने का क्या फ़ायदा है, टाइम वेस्ट ही है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो ये विटामिन का संश्लेषण को बढ़ाते हैं। यह एक मिनट डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिऑक्सीकारक मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। या मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। बाय चांस ही कभी ये पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। देख लो कि प्रतिऑक्सीकारक क्या है और ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। जबकि प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है? तो स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है तो मिर्च में पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होती है तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल। सबसे उत्तम स्रोत क्या है विटामिन सी का? आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इंपॉर्टेंट है ये। इसका सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। इसके अलावा नींबू, संतरा, मौसम्बी भी है। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला है। विटामिन सी पूछ रहा है, विटामिन ए नहीं। ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? संतरा में होती है। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा है। घाव भरने के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन में से कौन सहायक है घाव भरने के लिए? तो ये विटामिन सी सहायक है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अनेक खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है शरीर में भंडारित। बाकी ए भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है और के भी होता है और B12 भी भंडारित होता है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। मनुष्य में निम्नांकित में कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए सेम क्वेश्चन है। देखो सेम पूछ रहा है, ये भी सेम है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी है? विटामिन के। ये भी सेम है। जो रक्त थक्का बनने में कौन हेल्प करता है? तो विटामिन के। बीपीएससी का पीवाईक्यू है, यह पूछा गया बीपीएससी में। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। ये दोबारा वही पूछा गया। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नियासिन, पेलाग्रा, किलोसिस का पेगलाग्रा होता है। थाइमिन, बेरी सही है। विटामिन डी, सुखारोग सही है। विटामिन के, बांध्यापन, ये गलत है, यानी ये होगा क्योंकि के क्या है? ये के जो है तुम्हारा वो रक्त थक्का नहीं जमने देता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें कौन सा विटामिन? डी। विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है? तो एक रिकेट्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है।
विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। और ए का रासायनिक नेम रेटिनॉल है। किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2। विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी का। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, वही चीज़ दिया हुआ है कि विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, यकृत में संचित होता है। ए, डी, ई के B12 यकृत में संचित होता है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है जी? तो विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होती है। विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में भंडारित होता है। ए, डी, ई के B12 यकृत में भंडारित होता है। किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? गाजर में। कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो गेहूं अंकुर का तेल है। यही चीज दिया हुआ है। प्रति निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि प्रोटीन का होता है, हार्मोन का होता है और एंजाइम का होता है। सामान्यतः दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होती है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, वही चीज बोल रहा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि। कथन ए क्या है? यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि हरी सब्जी नहीं खाने से विटामिन ए का कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन ए का मुख्य स्रोत भी हरी सब्जी ही है और गाजर वगैरह। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिकी कार्यकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है? तो कोबाल्ट मौजूद है। सेम क्वेश्चन है तो रिपीट क्यों करना बार बार। साइनोकोबालामीन है विटामिन B12 का रासायनिक नेम साइनोकोबालामीन है। थाइमीन है विटामिन B1 का रासायनिक नेम थाइमीन है, जिसे B1 को बेरी भी कहते हैं। रासायनिक नेम थाइमीन है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। विटामिन सी का रासायनिक नेम एस्कॉर्बिक अम्ल है। देखो, इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है। कमी से बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 के कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नेम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन B2 तथा विटामिन BC का रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन हो गया और B6 का रासायनिक नेम पायरिडॉक्सिन हो गया। एक मनुष्य में बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो स्कर्वी यानी विटामिन सी होगा। ये दोनों तो नहीं होगा। सूखा रोग किसके कारण होता है? तो डी के कारण होता है। और बेरी तो अभी पता है B1 के कारण, यानी बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? तो ये विटामिन B6 हो गया। विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए
स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। किस युग में सही सुमेलित नहीं है? B1 संतरा, विटामिन डी कॉर्ड यकृत तेल, ये सही है, ई भी सही है, और के अल्फा यानी ये सही नहीं है, यानी ए होगा। एक से अधिक 1 मिनट, यानी कि ये चारों सही होगा, क्योंकि विटामिन B1 में भी, संतरा में भी विटामिन B1 पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन संतरा में भी विटामिन B1 पाया जाता है। देखो यहाँ लिखा होगा कि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कॉर्ड यकृत तेल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉर्ड यकृत तेल कौन से विटामिन से मिलता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है कॉर्ड यकृत तेल, यानी ये गलत हो गया। लेकिन ई तो सही है, गेहूं अंकुर तेल ई का प्रमुख स्रोत है। विटामिन के भी, अल्फा, विटामिन 6 का धान की चोकर यानी राइस ब्रेन प्रमुख स्रोत है। इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी नींबू, ये सही है। विटामिन डी कॉड मछली का तेल, अभी पढ़ा, ये भी सही है। विटामिन B6 धान का चोकर, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि विटामिन ए संतरा जो है विटामिन सी से मिलता है। रतौंधी मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। ए का प्रमुख स्रोत क्या हो गया? हरी सब्जी, गाजर, यकृत, मछली का तेल, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए अंधापन हो गया, बी बेरी हो गया, सी स्कर्वी हो गया, डी रिकेट्स हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। सूची 1 को, सॉरी ये हो गया, ये नहीं हुआ है। विटामिन, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन के, विटामिन डी पहले देखते हैं, तो कॉर्ड यकृत तेल हो जाएगा, और नींबू विटामिन सी से मिलता है। अल्फा विटामिन के से मिलता है, और विटामिन ई से गेहूं भूरन तेल मिलता है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। विटामिन के अल्फा मिला, डी कॉर्ड यकृत तेल विटामिन डी का स्रोत, विटामिन ए का स्रोत गेहूं भूरन तेल हो गया, विटामिन सी का स्रोत नींबू हो गया। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। रतौंधी ए, रिकेट्स डी, स्कर्वी सी, बेरी B1, यानी सी ऑप्शन हो गया। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूखा विटामिन डी, बेरी विटामिन B1, निशांतता यानी विटामिन ए यानी रतौंधी, स्कर्वी विटामिन सी, ये भी सही है, मतलब यानी 1 2 3 4 ए होगा। यहाँ भी सेम है वो क्वेश्चन, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी से, फोलिक अम्ल रक्त अल्पा, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी। विटामिन ए का रासायनिक नेम रतौंधी, कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन 1 के कमी से होने वाला रोग बेरी, फोलिक अम्ल के कमी से होने वाला रोग रक्त अल्पता, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए रतौंधी, ये सुमेलित है। विटामिन डी वर्णांधता, ये आई थिंक गलत है, और फॉलिक एसिड रक्त अल्पता, ये भी सही है। विटामिन 3 भी सही है, यानी कि ये होगा, सी होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन सी, सेम क्वेश्चन है भाई। विटामिन सी यानी कि क्या होगा? स्कर्वी हो गया जी, डी रिकेट्स हो गया, और ये रात्रि अंधता, ये गलत है। तो सही सुमेलित कौन है? 1 और 2 है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस होता है। किसका रासायनिक नेम है? B2 का रासायनिक नेम है राइबोफ्लेविन। कौन सा विटामिन है उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? विटामिन इधर दिया हुआ है, उसकी कमी से होने वाला रोग इधर दिया हुआ है। कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, ठीक है। नियासिन पेलाग्रा, कोबालामिन
रक्त अल्पा, कोबालामिन तो सही है। राइबोफ्लेविन, बेरी बेरी नहीं, राइबोफ्लेविन से नहीं, बेरी बेरी B1 से होता है, राइबोफ्लेविन B2 है, इससे किलोसिस होता है, यानी ये गलत है। जबकि कैल्सिफेरॉल सही है, अस्थिर उग्रता। नियासिन भी सही है, नियासिन B3 का रासायनिक नेम नियासिन होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी सही है, विटामिन सी भी सही है, मसूरी से खून आना। डी, सूखा पड़ जाता है लोग, सुखंडी हो जाता है, सही है। विटामिन B1 बेरी बेरी, ये भी सही है, लेकिन ए नहीं, क्योंकि ए से रतौंधी होता है। सेम क्वेश्चन है, सीधा यहाँ देख लो। रेटिनॉल नेत्र सूखकर लाल हो जाना, टोकोफेरॉल बंध्यता, साइनोकोबालामिन से कौन सा रोग होता है घातक? रक्त अल्पता। अपायरिडॉक्सिन यानी कि B6 से कौन सा रोग होता है मानसिक व्याधि? साइनोकोबालामिन यानी B12। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? टोकोफेरॉल आई थिंक सही, गलत है, यानी ये होगा, क्योंकि टोको जो फेरॉल है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से जीरोफ्थैलेमिया होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 के का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल यानी D3 तथा आर्गोकैल्सिफेरॉल D2। ये दोनों पार्ट में ये है की कमी, और इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और बेरी बेरी विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, और ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? B12 प्रति अरक्तता कारक, ये सही है। विटामिन सी स्कर्वी कारक, ये भी सही है। डी बंध्यता रोधक कारक, ये सही नहीं है, ये इससे रिकेट्स होता है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन के प्रतिस्रावित कारक, प्रति रक्तस्रावी कारक, ये भी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमिन या विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, बेरी बेरी सही है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, सही है। विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता है, रक्त थक्का होता है। विटामिन के से क्या होता है? रक्त थक्का, जमना कम हो जाता है। नियासिन से पिलाग्रा, नियासिन के कारण नियासिन की कमी के कारण पिलाग्रा होता है, ये सही है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो थायरॉक्सिन विटामिन नहीं है, बाकी विटामिन है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में पाई जाती है। सेम क्वेश्चन है। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन एवं वसा दोनों का प्रचुरता है मूंगफली में है। मूंगफली में दोनों पाया जाता है, प्रोटीन और वसा दोनों। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? ग्लूटीन। गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है। एक गिलास पानी में पानी की कितनी मात्रा कैलोरी होती है? नहीं, पानी की पीने वाला पानी में थोड़ी कैलोरी होता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इससे ही ऊर्जा मिलती है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा कार्बोहाइड्रेट खपत होता है एक्सरसाइज करने के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक 1:2:1 में होता है। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखते हैं वो क्या है? तो फास्फोरस। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? कौन सा यौगिक हमारे मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? अमीनो अम्ल नहीं होता है संग्रहित, ठीक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन का मोनोमर है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जी, आयरन की मात्रा।
निम्नलिखित में कौन सा लौह का अच्छा स्रोत है? तो ये पालक लौह का अच्छा स्रोत है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। यही चीज़ दिया हुआ है लौह के बारे में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य है एमाइलेज का। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकराइड है तो लैक्टोज है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है दूध। दूध का दही किसके कारण चेंज होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा चेंज होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भी होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति है। तो कैरोटीन की उपस्थिति है। गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति होती है? गाय का दूध में कैसीन के साथ कैरोटीन। इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, सेम रिपीटेड है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन हो गया जी? रेनिन। कैसीन दुग्ध होता है तो कैसीन दुग्ध क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। दुग्ध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैसीन की उपस्थिति के कारण। कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? कैसीन दूध में पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। तो कौन सा होता है? कार्बन विद्यमान होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, यानी डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट देख लो। विटामिन B12 का रासायनिक कोबाल्ट हो गया। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और पीतल में तांबा पाया जाता है। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। विटामिन B1 बेरी जिसे कहते हैं। विटामिन B2 नहीं होगा ये। विटामिन B6 का नाम क्या हो गया? पायरिडॉक्सिन हो गया। विटामिन B12 का ये हो गया साइनोकोबालामिन हो गया। और विटामिन कैल्सीफेरॉल विटामिन D का हो गया। कैल्सीफेरॉल विटामिन D हो गया। B12 हो गया, वहाँ बता दिए, यानी कि बी ऑप्शन। B1 को थायमिन भी कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। एक कौन सा युग्म सुमेलित है? तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि शामिल है। जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहद पोषक तत्व है, इसलिए सल्फर या गंधक नहीं होगा क्योंकि ये बृहद पोषक तत्व है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। कौन सा विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो गाजर है, आम है, पपीता है, दूध नहीं है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वृद्धों में उच्चतर होती है और तरुण में थोड़ा कम होती है। क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयोग दैनिक मात्रा है 40 ग्राम है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम होती है। 65 से 70 ग्राम होती है, देख लो। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है, सही, ये गलत है। जबकि दूध में विटामिन बी होता है, इसलिए ये गलत कथन है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है।
किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, तो लौह का अभाव होता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का घटिया स्रोत है। स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड है। अलसी किसका प्रचुर मात्रा है? तो ये ओमेगा 3 वर्षीय अम्ल का प्रचुर मात्रा है। अलसी या तीसी जो है इसमें ओमेगा 3 वर्षीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोक सकता है। निम्नलिखित में कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये अलसी है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन या टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। इसमें ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? तो ये नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अप्रॉक्स सभी अमीनो अम्ल उपस्थित होता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अंडा। निम्नलिखित में किसकी चयापचयिक प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वसा के चयापचयिक प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन होता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। असंतृप्त वसा शरीर के लिए अच्छा होता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, सही है। इसमें असंतृप्त वसा अम्ल को अधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। कौन सी वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? यानी सूरजमुखी तेल। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, सही है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, गलत है जी, द्विआबंध होता है, इसलिए ये सही है, परंतु आर गलत है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि ये स्तर कम करता है HDL का। ट्रांस वसा यानी कि संतृप्त हो गया, संतृप्त वसा हो गया, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खराब है। आइए, एकल बंध होता है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो स्टेरॉइड है एक। कोलेस्ट्रॉल है इधर ही होगा, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये सही सम्मिलित नहीं है। खनिज तेल, पेट्रोलियम होगा, वनस्पति तेल, फाइटोस्टेरॉल होगा, ये सही है। पशु वसा कोलेस्ट्रॉल होगा, ये भी सही है। तो हम लोग का यहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि ये चैप्टर खत्म हुआ, हम लोग का पोषण एवं विटामिन चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।